काजी और शेख चिल्ली। शेख चिल्ली नौकरी की खोज में घूम रहे थे। एक दिन उन्हें अपने 3 दोस्त मिले जिनके कान थोड़े थोड़े कटे हुए थे। शेख जी ने पूछा, अरे तुम तीनों भाइयों के कान कैसे कट गए? कुछ मत पूछो, दोस्तों ने कहा। फिर भी बताओ तो। बड़ा भाई बोला, एक काजी जी हैं, वे जिसे नौकर रखते हैं ये तय कर लेते हैं कि अगर काम छोड़कर भागोगे तो कान कटवाने पड़ेंगे, अगर वे खुद निकालेंगे तो कान कटवाने को तैयार हैं। हमसे पहले छोटा गया था और कान कटवा कर आया। फिर ये गया मझला होशियारी दिखाने, ये भी कटवा आया। बाद में मैं गया कि मैं देखता हूं वो कितना चालाक है। मैं उसी के कान काटने गया था, परंतु लौटा अपने कान कटवा कर। वो कौन है? शेख चिल्ली जी ने पूछा। काजी है। कहाँ रहता है? पता बताओ, मैं जाता हूं, मुझे नौकरी की तलाश भी है, शेख चिल्ली जी ने कहा। उन्होंने शेख जी को काजी का पता बता दिया। शेख जी बड़े खुश हुए। चलो, आसानी से काम मिल गया। यार, तुम क्यों कान कटवाना चाहते हो? मत जाओ, रहने दो, दोस्तों ने समझाने का प्रयास किया। मैं जरूर जाऊंगा। और शेख चिल्ली जी काजी के पास गए। काजी ने प्रश्न किया, तो तुम नौकरी के वास्ते आए हो? जी हाँ। नाम? शेख चिल्ली। उम्र? 23 वर्ष 6 महीने 7 दिन और 5 घंटे। काजी चौंके कि जो आदमी उम्र के मामले में ही घंटों मिनटों तक का हिसाब बता रहा है, वो आदमी आगे चलकर कितना चालाक सिद्ध होगा। नौकरी करोगे? इसलिए तो आया हूं। हम तुम्हें 50 रुपए और रोटी कपड़ा देंगे, मंजूर है? हमारी एक शर्त है। बोलिए। नौकरी छोड़कर भागोगे तो कान कटवाने पड़ेंगे और हम खुद निकालेंगे नहीं। आपने निकाल दिया तो क्या? तो आपको भी कान कटवाने पड़ेंगे और साथ ही वर्ष भर की तनख्वाह अलग से देनी होगी। हमें मंजूर है। ठीक है हुजूर, आज से ही काम शुरू करता हूं। काम समझा दीजिए, क्या क्या करना होगा। हमारी और हमारी बीवी की सेवा के साथ साथ खेती की भी देखभाल का काम, बच्चों की देखभाल, बाकी सब कुछ काम जो घरों में होते हैं मैं करूंगा हुजूर। शेख नौकरी पर लग गए। रात को जब सोने लगे तो काजी ने आवाज दी, मियाँ शेख चिल्ली जी। जी हुजूर, अभी आया। जल्दी आओ, बच्चे को नाली पर पाखाना कराओ। शेख बच्चे को बाहर ले गए और नाली पर बैठाकर बोले, काजी साहब ने पाखाना करने के लिए कहा है, पेशाब करने का हुक्म नहीं है, इसलिए बच्चों पेशाब मत करना। पेशाब करोगे तो कान खींच दूंगा। बच्चा घबरा गया। डर के मारे उसे पाखाना आया और न पेशाब कर सका। रात को बेचारे का पाखाना और पेशाब दोनों बिस्तर पर निकल गई। जब माता पिता की डांट पड़ी तो बालक ने बताया कि शेख चिल्ली जी ने पेशाब नहीं करने दिया और पेशाब किए बिना पाखाना नहीं आया। जोर लगते ही दोनों साथ साथ आते थे। काजी समझ गए कि ये नया नौकर काफी चालाक आदमी है, कान भी काटेगा और 1 साल की तनख्वाह भी लेकर जाएगा। अगले दिन शेख ने पूछा, आज क्या काम करना है सरकार? आज और काम तो बाद में बताएंगे, पहले नहाने के लिए गर्म पानी करके दो। अच्छा हुजूर। ये कहकर शेख ने नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया। पानी इतना गर्म था कि जब काजी साहब नहाने लगे तो शरीर जल गया और चीख पड़े, जल गया, मर डाला कमबख्त ने, उल्लू के पट्टे, शेख इतना गर्म पानी क्यों किया? आइंदा नहीं करूंगा। काजी और काजी की पत्नी दोनों ही शेख से परेशान हो गए थे। काजी की बीवी गुस्से में लाल हो गई। जाओ, तालाब से एक टोकरा भरकर चिकनी मिट्टी के ढेले लाओ। काजी ने शेख चिल्ली जी को आदेश दिया। अभी गया और अभी लेकर आया। टोकरा लेकर शेख जी चले गए। तालाब का रास्ता लोगों से पूछ लिया। थोड़ी देर बाद लौटे तो काजी कचहरी चले गए थे। घर पर उनकी बेगम थी। बेगम साहिबा, कहाँ डालूं? शेख जी ने पूछा। मेरे सिर पर। गुस्से से तिलमिलाकर बेगम चीख पड़ी। बड़े इत्मीनान से शेख ने बेगम के सिर पर टोकरा उलट दिया। बेगम चिल्ला पड़ी, सिर में चोट लगी, सारा शरीर मिट्टी से नहा गया। शेख को गालियां दी और उसे नौकरी छोड़कर चले जाने को भी कहा। शेख ने कहा, पूरे साल की तनख्वाह और काजी जी के कान लिए बिना कैसे जा सकता हूं? ये शर्त तो नौकरी पर रखने से पहले ही तय हो चुकी थी। बेगम को गुस्सा भी पी जाना पड़ा। शाम तक शेख को कोई काम बेगम ने नहीं बताया। शाम को कचहरी से काजी लौटे तो बेगम ने उनसे शिकायत की। उन्होंने शेख को बुलाकर डांटा, शेख चिल्ली, तुमने बदतमीजी क्यों की?
क्या किया है मैंने? बेगम के सिर पर मिट्टी के ढेलों का भरा टोकरा डाल दिया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। सारे सिर में मिट्टी भर गई। मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है? बेगम की। कैसे? मैं जब टोकरा सिर पर रखे पसीने से तरबतर हुआ तालाब से आया तो मैंने बड़े अदब और कायदे से पूछा था कि टोकरे की मिट्टी कहां डालूं। बेगम ने जवाब दिया, मेरे सिर पर डाल दो। मैंने टोकरा उनके सिर पर पलट दिया। इसमें मेरी क्या गलती है, बताइए? वाकई शेख निर्दोष था। काजी खून का घूंट पीकर रह गए। वे न तो उसे निकालने की स्थिति में थे और न ही अब रखना चाहते थे। वे समझ गए कि यह बहुत चालाक और धूर्त है। अगले दिन शेख चिल्ली से काजी साहब ने कहा, आज हल बैल लेकर फार्म पर चले जाना और दोपहर तक 10 बीघे खेत की जुताई करना। चूल्हा जलाने के लिए ईंधन लाना, शिकार भी वहीं से साथ लाना। वहां से लौटकर जब तुम आओगे तो बेगम तुम्हें घी का मटका देगी। तुम्हें मटके का मुंह खोले बगैर उसे पीना होगा। रोटी दे तो बिना छोटी किए ही खा जाना। रोटी भी खा लेना और साबुत भी छोड़ देना। अच्छा हुजूर। काजी यही समझते थे इतने ज्यादा और कठिन कार्य बता दिए हैं कि अब शेख भाग जाएगा। हो सकता है इन असंभव कार्यों को न कर सकने के कारण चुपचाप भाग जाए, लेकिन वो तो अपनी किस्म का एक अजूबा था। वो नहीं भागा। उसने खेत में जाकर हल बैल जोतकर दूर दूर तक गड्ढे कर डाले। थोड़ी देर में ही खेत जुत गया। हल को तोड़कर ईंधन रूप में बांध लिया। काजी जी की कुतिया साथ थी, उसे शिकार के रूप में मारकर बांध लिया। हल तोड़कर ईंधन और कुतिया मारकर शिकार लेकर शेख जी घर आए तो बेगम जल भुनकर कबाब हो गई। कुतिया को मार डाला कमीने, बेगम बोली। शिकार लाने को कहा था बेगम, ये हल भी तो तोड़ दिया। ईंधन लाना जरूरी था। खेत भी ऐसे ही जोता होगा, वहां जाकर देख आइएगा। अब क्या खाएगा कमबख्त? ले रोटी खा और खाकर साबुत छोड़ दे। शेख ने रोटियां थाम ली। रोटी लेकर जब वो सोच रहा था तो बेगम खुश हो रही थी। ये असंभव काम न कर पाने के कारण अब ये यहां से भागेगा। परंतु शेख जी ने रोटियों के बीच में से खाना शुरू कर दिया। खाकर गोल घेरे के रूप में छोड़ दिया। रोटी पहिया बन गई, जैसे टायर ट्यूब। बीच खाली, चारों ओर का गोला किनारा छोड़ दिया। बेगम घबरा गई। इसने तो रोटियों के बीच का भाग खा लिया। रोटियां अब भी उतने ही घेरे में हैं, लेकिन बीच खाली हो गया है। बेगम ने घी की छोटी सी मटकी दी, जिसका मुंह ढका हुआ था। ले घी पी और मुंह भी मत खोलना। ठीक है मालकिन, पीता हूं, कहकर पैंदी में सुराख करके सारा घी पी लिया। बेगम देखती रह गई। शाम को काजी आए, सारी बातें सुनी तो दंग रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसे आदमी से भी पाला पड़ सकता है। काजी और उनकी बीवी ने तय किया कि इसे काम कम बताया जाए ताकि नुकसान कम हो। एक दिन घर में अचानक आटा खत्म हो गया तो बेगम ने शेख जी से कहा, जाओ कचहरी में काजी जी से जाकर कहो कि आटा खत्म हो गया है, घर पर रुपए नहीं हैं। सुबह लेने भूल गई थी, जाओ पैसे ले आओ। जाता हूं। वो शेख चला गया। कचहरी में काजी के पास जाने से सिपाही रोकने लगा तो वो दरवाजे पर से ही चिल्लाकर बोला, हुजूर के घर में आटा नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। बेगम ने कुछ पैसे मंगवाए हैं। काजी गुस्से से बुरी तरह बौखला उठे। बड़ी शर्म महसूस हुई। सिपाही को भी डांटा, जिसने उनके नौकर को अंदर नहीं आने दिया था। शाम को काजी ने बेगम को डांटा और शेख जी को भी समझाया कि घर की बातें धीरे से कहते हैं। जब भी कचहरी में आकर घर की कोई बात मुझसे कहो तो आहिस्ता से कहना, आइंदा ख्याल रखूंगा। शेख चिल्ली जी बोले। संयोगवश अगले दिन घर में आग लग गई। शेख चिल्ली जी मोहल्ले के लोगों को भी सूचना दिए बिना सीधे कचहरी पहुंच गए। मोहल्ले वाले बेगम और बच्चों का रोना पीटना सुनकर आए और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। शेख चिल्ली साहब कचहरी गए और धीरे से बोले, घर में आग लग गई है। क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दिया मुझे। काजी बोले, हुजूर के घर में आग लग गई है। शेख और धीरे से बोले, अबे जोर से बोल कमबख्त, सुनाई नहीं पड़ रहा है। घर में आग लग गई है। शेख जी तेज स्वर में चीखे। सुनते ही काजी बड़बड़ाए उल्लू का पट्टा और घर की ओर भाग लिए।
उनके अन्य कर्मचारी भी उनके पीछे भागे। उन्होंने जाकर आग बुझाई। रात को शेख जी से काजी ने कहा, शेख तुम बहुत ही मूर्ख हो। जी हाँ मूर्ख हूं, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तभी हुजूर के पास हूं। क्या बकता है? जी अरे मूर्ख, घर में आग जोर पकड़ रही थी, तू जुबान भी नहीं खोल रहा था। कमबख्त ऐसे बोल रहा था जैसे रोटी नहीं मिलती हो। हुजूर आपने जोर से बोलने के लिए मना करते हुए कहा था कि जब भी कचहरी में आकर घर की बात कहूं तो धीरे से कहूं। सब बातें एक सी नहीं होती गधे। आग लगने पर तो पानी फेंकना, शोर मचाना, मिट्टी रेत फेंकना चाहिए। तुम्हें यही करना चाहिए था, आइंदा ऐसा ही होगा। शेख चिल्ली जी बोले। अगले दिन काजी के लिए पानी गर्म करते समय शेख ने बहुत ही गर्म पानी कर दिया और काजी उसी पानी से नहाने लगे। तो काजी जी चिल्लाए, अरे जल गया, मर गया, बचाओ बचाओ, आग लग गई शरीर में, जल गया मैं तो। काजी जी चीखे तो शेख जी तुरंत रेत मिट्टी से भरी बाल्टी उनके ऊपर फेंकने लगे, पानी फेंकने लगे। काजी जी दौड़कर कमरे में घुस गए, कपड़े पहन लिए। जब वे ठीक हो गए तो शेख साहब को बहुत डांटा, परंतु नौकरी से नहीं निकाल सकते थे। काजी और उनकी पत्नी शेख चिल्ली जी से तंग आ चुके थे, लेकिन क्या करें। इसी दौरान काजी साहब को अपने ससुराल से बुलावा आ गया। शेख को अपनी बेगम के पास इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो पीछे कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। वे उसे अपने साथ ही घोड़ी पर पीछे बिठाकर ससुराल चल पड़े। रास्ते में शाम हो गई। घोड़ा शेख चिल्ली जी को सौंपकर काजी जी डिब्बा लेकर जंगल की ओर चले गए। कहीं से 3 घोड़ों पर सवार 4 आदमी चले आ रहे थे। शेख चिल्ली जी ने उन्हें रोका और कहा, 4 आदमी 3 घोड़ों पर जा रहे हैं, मेरे पास घोड़ी है, बोलो क्या दोगे इसकी कीमत? 400 रुपये। मंजूर है, लाओ। 400 रुपये में उसने घोड़ी बेच दी और थोड़ी सी पूंछ काटकर अपने पास रख ली। वे लोग घोड़ी लेकर चले गए तो शेख जी ने चूहे के बिल में घोड़ी की दुम डाल दी और शोर मचाने लगे, काजी जी दौड़कर आइए। घोड़ी को चूहे बिल में खींचकर ले गए। काजी साहब दौड़कर आए। काजी जी घोड़ी को चूहे बिल में खींचकर ले गए। मैंने दुम पकड़ रखी है, आप भी आइए और खिंचवाइए। झपटकर काजी जी ने भी दुम पकड़कर खींची तो पीछे की तरफ लुढ़क गए, क्योंकि दुम बिल से बाहर आ गई थी। ये तो टूट गई काजी साहब, आपने झटके से खींच दी। आहिस्ता से जोर लगाते तो घोड़ी बिल में चली गई, दुम टूट गई। इस समय खुदाई करने के लिए फावड़े और कई आदमी चाहिए। काजी का दिमाग चकरा रहा था, वे सोच में पड़ गए थे। दिमाग कहता था घोड़ी बिल में नहीं जा सकती, और ये कह रहा है कि एक साथ कई चूहे मिलकर घोड़ी को बिल में खींचकर ले गए हैं। अरे कमीने, तू बता कि घोड़ी भगा दी या किसी को दे दी, दुम काटकर चूहे के बिल में फंसा दी ताकि तू मुझे बेवकूफ बना सके। अब तो बता हम ससुराल कैसे पहुंचेंगे? अभी तो बहुत दूर जाना है, 1 दिन और 1 रात का रास्ता घोड़ी पर चलने का है, पैदल तो हफ्ते लगेंगे। काजी गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। अगले शहर या गांव से दूसरी घोड़ी खरीद लेंगे। आप इतने बड़े आदमी होकर छोटी बात करते हैं, आप 20 घोड़ी खरीद सकते हैं। चलो अब बात मत बनाओ। जब वे अगले शहर में आए तो सबसे पहले एक घोड़ा खरीदा, रात को उसी शहर में रुके, अगले दिन सफर शुरू किया। वे घोड़े पर बैठकर चल पड़े। काजी जी की ससुराल अभी नहीं आई थी। रात को शेख चिल्ली जी को तंग करने के उद्देश्य से काजी ने हुक्म दिया, सारी रात जागो, घोड़ी की मालिश करते रहो, सोना बिल्कुल नहीं। जी अच्छा कहकर शेख चिल्ली जी घोड़े के पास आ गए और घोड़े की मालिश करने लगे। जब काजी जी खर्राटे लेने लगे तब शेख घोड़े को लेकर चल पड़ा। पता लगाकर वो घोड़ों के व्यापारी के पास पहुंच गया, घोड़ा बेच दिया और बाजार से एक खरगोश का बच्चा खरीद लाया। खरगोश लगभग मुफ्त के दाम में मिल गया। बाकी पैसे शेख जी ने अपनी जेब में रख लिए और सराय में आकर खरगोश को लेकर बैठ गया। सुबह हुई, काजी जी उठकर शेख के पास आए। वहां उन्होंने देखा शेख खरगोश की मालिश कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? मालिश? ये घोड़ा है, ये तो खरगोश है, ध्यान से देखिए, यही आपका घोड़ा है। बको मत, हुजूर रात भर मालिश करता रहा हूं इसलिए घोड़ा घिस गया और इतना से रह गया। कानों पर मैंने रगड़ नहीं लगाई, देखिए कान नहीं घिसे हैं। शेख ने खरगोश के कान पकड़कर दिखाए। घोड़ा कहाँ है बदमाश? यही तो है हुजूर, मालिश तगड़ी हुई है। रात भर घिसते घिसते खरगोश जितना छोटा हो गया
और आपका खरगोश नजर आ रहा है, जबकि यही आपका घोड़ा है। ओह खुदा, कैसे बदमाश से पाला पड़ा है। मैं कहता हूं घोड़ा ला दे, वरना तुझे मार डालूंगा और नौकरी से निकाल दूंगा। शर्तनामा लिखा है हुजूर, मारपीट तय नहीं है, और नौकरी से निकालने पर 1 साल की तनख्वाह और कान चाहिए। अरे जालिम, मैं तो तुझे रखकर पछता रहा हूं। लाइए 600 रुपये और अपना कान। ओ मेरे खुदा, काजी ने माथा ठोक लिया और पैदल ही काजी जी ससुराल पहुंचे। घर पहुंचने पर शेख चिल्ली चुपचाप काजी की सास से मिले और बोले, हुजूर के पेट में बहुत गड़बड़ है। वे न तो पकवान खाते हैं और न मिठाइयाँ, सिर्फ मूंग की दाल खाते हैं। और बेटा तुम? मालकिन मैं तो सब कुछ खा पी लेता हूँ। रात को जब खाना खाने बैठे तो शेख चिल्ली जी के सामने खीर पूरियां थी और काजी के सामने मूंग की दाल का कटोरा। काजी समझ गए कि ये भी शेख चिल्ली जी की शरारत है। मूंग की दाल पीनी पड़ी। अब वो इतना थक परेशान हो गए कि उन्होंने अपने साले को सारी बातें बताई और कहा, साले को सब कुछ बता दिया। सब कारगुजारी शेख चिल्ली की थी। जीजाजी, ये आदमी उन सब का बदला चुका रहा है जिन्हें आपने बिना तनख्वाह दिए कान काट कर भगा दिया था। आप भी गलत काम नहीं करने चाहिए थे। दुनिया में सब एक से तो नहीं है, आपसे चतुर भी तो हैं। साले ने अपने जीजा को लताड़ा। अब क्या करें, हम तो इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए गांव छोड़ दो और चुपचाप दूसरी जगह जाकर रहो। वो अपने आप भाग जाएगा। ऐसा ही करेंगे। काजी ने निश्चय कर लिया कि चुपचाप गांव छोड़ देंगे। अपने साथ वे साले को भी ले गए। अपने घर जाकर काजी साहब जब अपनी पत्नी को अपनी योजना बता रहे थे, तब शेख चिल्ली जी भी छुपकर सुन रहा था। बच्चों को तो अपने भाई के साथ अपने मायके भेज दो और हम दोनों चुपचाप कल रात के समय सिर्फ एक बड़े संदूक के साथ निकल चलेंगे। सीधे लखनऊ चलेंगे और किसी सराय में ठहर जाएंगे। संदूक में रास्ते का खाने पीने का सामान भी रख लेना। यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। पैदल चलेंगे। संदूक में सर पर लेकर चलूंगा, किसी से जिक्र तक नहीं करना है। कल सुबह बच्चों को भेज दो। काजी बड़ी धीमी आवाज में बेगम को अपनी योजना समझा रहे थे। ऐसा ही हुआ। बच्चों को काजी का साला ले गया। कचहरी से काजी जी ने हफ्ते भर की छुट्टी ले ली। रात को तैयारी कर ली। बड़े संदूक में खाने का और दूसरा आवश्यक सामान रख गए। लेकिन जब काजी ने रात को 2 बजे संदूक सिर पर रखा तो बोले, बहुत वजन है, क्या भर दिया है? कपड़े लत्ते और खाने पीने का सामान है, बेगम बोली। खैर, जैसे तैसे काजी जी ने संदूक उठाया और चल दिए। काजी जी संदूक उठाए चले जा रहे थे। बोझ के मारे पैर लड़खड़ाने लगे। थोड़ी ही दूर चलने पर थक गए। अभी स्टेशन दूर था। एक स्थान पर सुस्ताने के लिए उन्होंने पत्नी की मदद से संदूक उतार कर जमीन पर रख दिया। उतरवाते समय बेगम साहिबा ने महसूस किया कि संदूक में उन्होंने इतना वजन तो नहीं रखा था, फिर इसका वजन कैसे बढ़ गया? संदूक खोला गया तो शेख चिल्ली जी मियाँ उसी में थे। शेख चिल्ली जी ने उठते हुए कहा, मैं काजी साहब को आदाब अर्ज करता हूं। काजी और बेगम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा भी हो सकता था, इसकी तो उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उनकी हवा खुश हो गई। शेख चिल्ली जी मुस्कुरा रहा था। कमीना यहां भी आ गया, मैं भी कहाँ हूं? संदूक में इतना बोझ कैसे बढ़ गया? बेगम के स्वर में क्रोध कम आश्चर्य अधिक था। शेख चिल्ली जी, तुम हमारा पीछा छोड़ दो भाई। काजी जी लगभग गिड़गिड़ाने लगे। 1 साल की तनख्वाह और कान कटवाइए हुजूर। आपने बहुत लोगों को कई कई महीनों तक काम कराने पर दाम नहीं दिए और कान काटकर भगा दिया। ये जुल्म ही तो है। आपको नसीहत मिल गई है और गलती का एहसास हो गया है। साल भर का वेतन दीजिए, बिना कान काटे चला जाऊंगा। शेख चिल्ली जी मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम 2 साल का वेतन लेकर भी पीछा छोड़ दो तो मैं एहसान मानूंगा। ठीक है, दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। काजी ने साल भर का वेतन दे दिया। 400 रुपये में घोड़ा घोड़ी बेची थी और 600 रुपये काजी से लेकर शेख चिल्ली जी ने घर की ओर रुख किया।